हैप्पी हाई स्कूल के डायरेक्टर श्री सत्यनारायण जांगड़ा जी, दीपक जी और प्राचार्य जी और वाइस प्रिंसिपल और पूरा विद्यालय का स्टाफ और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, मेरे से पूर्व में आपके विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि आज का जो सिंधिया जी का जो है उनके बारे में बताया कि वो एक कद्दावर नेता थे और राष्ट्र के लिए उन्होंने कार्य किया। उसी प्रकार से हमारा जो देश के अंदर जितने महापुरुष जो है, एक विद्यार्थी का ये कर्तव्य बनता है कि देश के महापुरुषों के बारे में उनको पता हो। पूरे देश के जितने भी सिटीजन है हमारे देश के, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए हमारे देश की आजादी में, हमारे देश के योगदान में किस व्यक्ति ने जो है योगदान दिया अपना। अभी 2 दिन पहले स्वामीनाथन उनका निधन हुआ, आपने पता, उनको जनक कहा जाता है हमारा जो एग्रीकल्चर के अंदर जो है, कि उन्होंने कितना योगदान। हमारा देश का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे एक बार पूछा कि देश की जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, देश की एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, तो इतने अच्छे जानकार थे कृषि क्षेत्र के कि उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर भगत सिंह का नाम हर युवा को याद है। छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति भगत सिंह के बारे में जानता है। हमारे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है, हमारे देश की राजधानी, उसके मुख्यमंत्री ने पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर ये घोषणा की कि हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह की फोटो लगाई जाएगी, इसलिए कि उसने देश के लिए कुछ विशेष काम किया। और गुरुजी ने बताया कि मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा नाम इतिहास में अपना लिखा। लेकिन कुछ कमियां उस समय में रही जब भगत सिंह ने देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और जो सोई हुई जो सत्ता जो बैठे थे, उन्होंने एक असेंबली में एक बम फेंक दिया, जिससे यह मान लिया गया कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके जितने भी साथी थे, ये सभी के सभी जो आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ एक ट्रायल चलाया गया, एक मुकदमा चलाया गया। और लेकिन उसका उद्देश्य देश के अंदर आतंक फैलाना या देश के या सरकार के खिलाफ विद्रोह करना नहीं था। बशर्ते उनका एक ही उद्देश्य था कि देश को आजाद करवाना है और देश की आजादी के लिए उन लोगों को जगाना है जो सो रहे हैं, जिन्होंने देश की चिंता नहीं है। 1907 के अंदर यानी 28 सितंबर 1907 में भगत सिंह का लाहौर के अंदर एक बंगा गांव जो पड़ता है, आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, खटखट कला का नाम आपने खूब सुना होगा, कि भगत सिंह जब 1907 में पैदा हुए 28 सितंबर को, यानी 2 दिन पहले, आज 30 तारीख है, 28 तारीख का भगत सिंह का जन्मदिन था। पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर जो भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाता था। अपने जूही में भी भगत सिंह का भतीजा यहाँ आया था, जूही में एक बार, पिछले महीने ही, 2-3 महीने पहले की बात है। भगत सिंह का सगा भतीजा यहाँ जूही में आया था। और कहने का, देश का हर युवा भगत सिंह के नाम से जो है उसके अंदर एक जोश आता है और उसका ये उद्देश्य रहता है कि मैं भी भगत सिंह जैसा बनूंगा। लेकिन भगत सिंह केवल एक इंसान नहीं थे, वो बहुत बड़े महान व्यक्ति थे जिन्होंने देश के युवाओं के अंदर जोश पैदा किया और देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। यदि भगत सिंह नहीं होते तो हमारे देश को आजादी मिलना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हमारा जो उस समय भगत सिंह के खिलाफ जो ट्रायल चला गया, तो भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई लाहौर जेल से। यानी कि 7 अक्टूबर 1931 को भगत सिंह को एक मजिस्ट्रेट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई कि भगत सिंह को जो है 24 तारीख को फांसी पे चढ़ाना है। लेकिन देश की सिक्योरिटी व्यवस्था को देखते हुए, देश में हंगामा न मच जाए, इसलिए भगत सिंह को 23 मार्च को 1931 में शाम को 7 बजे ही उनको फांसी तोड़ दिया गया। यानी जो टाइम डेथ वारंट एक इश्यू करता है कोर्ट, उसकी मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है, मैं आपको दिखाऊंगा। उस ओरिजिनल जो वारंट जो था मेरे पास अभी फोन में हो, उसकी कॉपी आप नेट से देखोगे तो ओरिजिनल वारंट आपको मिलेगा। उसमें 24 तारीख को जो है भगत सिंह को फांसी तोड़ना था। लेकिन क्या किया उन्होंने, चालाकी से क्या किया, 11 घंटे पहले ही भगत सिंह को फांसी तोड़ दिया। यानी कि 23 तारीख को शाम को 7 बजे भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया उन्होंने।
और यमुना में उसकी डेड बॉडी को दफनाया नहीं गया। यमुना के किनारे उसको, जो यमुना में उसकी डेड बॉडी को उसको फ्लो कर दिया गया भगत सिंह को। तो भगत सिंह एक आम आदमी नहीं था। और ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं पिछले 10 दिनों से हर कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके बताता हूं कि हमारे देश के लिए भगत सिंह का क्या योगदान रहा। और भगत सिंह एक ऐसा जाबाज युवा था जिसने देश की आजादी के लिए अपना जान को न्यौछावर कर दिया। और सबसे अच्छी बात, जब उसकी माता जी को पता चला कि मेरा बेटा देश की आजादी के लिए जा रहा है, तो जब उसको ये पता लगा कि मेरे बेटे को फांसी तोड़ दिया गया, तो उसकी माता रोई नहीं बल्कि हंसने लगी और गीत गाने लगी कि मेरा जैसा पुत्र भगवान ने दिया, ऐसे पुत्र हर व्यक्ति के पास होने चाहिए। और उसने अपने बेटे के लिए खुशी मनाई बल्कि दुख नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि उसने देश की आजादी में योगदान दिया। और भगत सिंह, जो जितने भी युवा साथी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, आपके अंदर हमारे जितने भी महापुरुष हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जितने भी जो महापुरुष हमारे देश के अंदर हुए हैं, आप सभी को उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उन्होंने क्या योगदान दिया, उन्होंने कौन सी पुस्तक को पढ़ा, उन्होंने कौन सी पुस्तक को लिखा, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उनके जो, उसके जो लिखे हुए जो वाक्यांश जो है उनको पढ़िएगा। और पढ़ने से आपके अंदर जोश आएगा, और जोश आएगा देश के लिए कुछ करने के लिए आपके मन में आएगा। एक आदमी ने पढ़ाई लिखी करी और अपनी नौकरी लगा और अपने बच्चों को पढ़ लिया, अच्छा मकान बना लिया, इससे देश में नाम नहीं होता, इतिहास में नाम नहीं होता। यदि भगत सिंह भी ऐसा करते, अपने केवल परिवार के लिए करते, तो आज इतिहास में उसका नाम नहीं होता। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी ये गुजारिश है कि आप जितने भी महापुरुष हमारे देश के अंदर हुए हैं उनको आप पढ़ें और पढ़कर उनके पदचिन्हों पर चले। मुझे ये बात याद आई 28 तारीख को सुबह कि अपने ही इस विद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान एक सीन दिखाया गया, भगत सिंह को फांसी तोड़ने का एक सीन दिखाया था। किस कार्यक्रम में मुझे याद नहीं है। अभी पिछले साल ही, इसी साल में शायद, एक बड़ा इतना मार्मिक सीन दिखाया गया कि जो हमारे जो अतिथि यहाँ आए थे उनकी आंखों से आंसू आ गए। ऐसा रियलिटी थी, वो अतिशयोक्ति, लेकिन उसको रियलिटी में ऐसा लग रहा था कि आज के दिन ही भगत सिंह को फांसी तोड़ा जा रहा है। तो एवरी मोमेंट जो क्या करता है, आदमी को स्टिक करता है माइंड के अंदर। पता नहीं कौन आके आपको डायरेक्शन दे दे, कौन अच्छी बातें बता दे, आपका जीवन बदल सकता है। इसी प्रकार भगत सिंह ने भी किसी की पुस्तक पढ़ी थी, किसी के विचार पढ़े होंगे, उनके विचार मन में आया कि मैं देश के लिए काम करूंगा। ऐसे ही किसी के मन में देश की आजादी में हिस्सा लेने के लिए आती नहीं मन में। किसी महापुरुष के विचार पढ़े होंगे उन्होंने, तो उनका बड़ा योगदान हमारे देश में रहा। ऐसे महापुरुष जो कभी मरते नहीं, वो अमर रहते हैं। तो विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ ये हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि हमारे महापुरुषों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को हमें याद रखना चाहिए और समय समय पर उनको दोहराना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए कि हमारा देश कितना मजबूत हुआ करता था और कितने कितने महापुरुष, अच्छे महापुरुष हुए। इसी कड़ी में दूसरा, उनको क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, भगत सिंह को, सुखदेव, राजगुरु को। आपने इतिहास में पढ़ा ना, लाल बाल पाल पढ़ा ना बच्चों ने, लाल बाल पाल के नाम से कभी पढ़ना, अपने गुरुजी से बात करना, ये लाल पाल बाल क्या था। धर्म दल और नरम दल के जो नेता जो थे, कुछ नेता चाहते थे कि देश के अंदर क्रांति पैदा करके देश को आजाद करवाना है, लेकिन कुछ एक तरफ ऐसे नेता थे कि शांति से देश को आजाद करवाना है। उसी कड़ी में आपने कभी पढ़ा होगा, आपके इधर 10वीं 11वीं 12वीं में क्वेश्चन भी आता है, आप शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द, जो वॉइस जो वो होता है ना आपका, जो आतंकवाद जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको युद्ध जिसको कहेंगे आप, वार जिसको बोलते हैं इसको। जैसे विश्व युद्ध, हमारे आपका विश्व युद्ध देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध देखिएगा आप, 1939 से जो शुरू हुआ। और इसके अंदर जो आप देखेगा तो उसमें क्या है कि उन्होंने बताया शीत युद्ध क्या था। विद्यार्थियों को पता है क्या, कोल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, क्या होता है शीत युद्ध, पता है किसी विद्यार्थी को? पढ़ने वाला है क्या कोई विद्यार्थी जो बता सके शीत युद्ध क्या है? यानी शीत युद्ध होता है बातों बातों में लड़ाई हो जाना। जैसे चाइना वाले ये कर देंगे, आपके ऊपर बम लगा देंगे, गोला दाग देंगे, और बातों बातों में होठ हो जाना। जैसे बच्चे हो जाते हैं क्लास में, होठ आपस में लड़ाई घुसामुखी नहीं करते, लेकिन बातों बातों में बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। इसको बोलते हैं शीत युद्ध, वाक युद्ध जिसको कहेंगे, कोल्ड वॉर को ही वाक युद्ध कहेंगे। तो कुछ लोग ये चाहते थे कि वार्तालाप से ही जो है ना देश की आजादी को, देश को आजाद करवाया जाए। इसी कड़ी में हमारे देश के एक महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष जिसकी पूरी दुनिया के अंदर जिसके बहुत ज्यादा फॉलोवर है, और साउथ अफ्रीका तो एक ऐसा देश है जो हमारे राष्ट्रपिता के पैरों को छूता था, महात्मा गांधी जी, जिनका 2 अक्टूबर को 1869 में
पोरबंदर गुजरात के अंदर जिनका जन्म हुआ, तो आज के 2 दिन बाद आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर को पूरे, आपने वो देखा मोबाइल के अंदर जो फोन मिलाते हैं 10 दिन से, 2 अक्टूबर को आप 1 घंटा निकालिए और ये करिए संस्था की ओर देखिए, एक वो लगी हुई रिंगटोन लगी हुई, देखना फोन मिला के अपने अपने फोन मिला के देखोगे तब एक रिंग बजती है महात्मा गांधी के लिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, महात्मा गांधी जी जो थे वो एक पढ़े लिखे विद्वान, उस समय के एक बैरिस्टर माने जो विदेशों में जिसने वकालत की पढ़ाई की है वो उसे हम बैरिस्टर बोलते हैं, तो विदेशों में पढ़ा लिखा वो वकील था, और इतना शांति पर जिन्होंने हिंसा के खिलाफ वो चाहता था कि शांति से जो काम हो सकता है वो लड़ाई दंगे फसाद से नहीं हो सकता। और हमारे जितने भी देश के जो राजा थे, रजवाड़े हुआ करते थे, 665 के आसपास हमारे देश के अंदर रजवाड़े हुआ करते थे। सरदार पटेल जी ने हमारे देश की यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जब हमारा देश 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय ये क्वेश्चन पैदा हुआ हमारे देश के सामने, जब देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया अंतरिम सरकार में 1947 में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1947 में हमारा जब आदेश पास हुआ 1947 का कि देश के 2 पार्टीशन होंगे और देश अपने सिस्टम को चलाएगा, यानी सोवरेन पावर दे दी गई, उसको संप्रभुता की पावर दे दी गई है। उस समय से ही नेहरू, आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल एमए में भी आता है, ग्रेजुएशन में भी आता है, +2 में आता है। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू के सामने 2-3 कौन से क्वेश्चन थे जो उसको नेहरू जी को परेशान कर रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि देश की एकता को कैसे अखंडता रखा जाए, देश के लिए रोजगार कैसे पैदा किया जाए। और उस समय भी भिन्न भिन्न दल थे, लेकिन देश के ऊपर एक ही पार्टी का राज था। एक क्वेश्चन आता है, अनेक पार्टी होने के बाद भी देश के अंदर केवल एक ही पार्टी का राज क्यों था। 1976 तक पूरे सेंटर के अंदर कांग्रेस पार्टी रही, यानी 1962 के अंदर पहली बार कर्नाटका के अंदर एक राज्य में सरकार बदली, जो कि लेफ्ट विंग राइट विंग जिसको आप पढ़ते हैं आप, तो उस समय वो सरकार आई। फिर उन्होंने 1977 के अंदर जेपी, जिसका बहुत बड़ा हमारे इतिहास में नाम है, जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने बिहार के अंदर छात्र नेता के रूप में एक आंदोलन चलाया, जिसने एक नारा भी दिया संपूर्ण क्रांति, कि देश के अंदर संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। उसी समय के कुछ नेता निकल कर आए, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, मायावती, ये जितने भी जो लीडर्स आए उस समय जयप्रकाश नारायण की वो देन थी, जिन्होंने एक अलग से एक जनता दल जो उन्होंने बना के एक नया वो सिस्टम देश के अंदर बनाया। उसी प्रकार देश की आजादी के समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनका भी संगठन होता था और उन्होंने भी संगठन के माध्यम से कार्य किया। तो आज का ये उद्देश्य जो विद्यार्थियों को बताने का हमारा जो उद्देश्य जो है ये है कि शिक्षा के साथ उसी को हम पूर्ण शिक्षा कहेंगे। आपको अपने महापुरुषों का पता हो, आपके देश के अंदर साइंटिस्ट का पता हो। अब कुछ समय पहले चंद्रयान आपका गया, आपको उसका पूरा पता होना चाहिए कि चंद्रयान है क्या, ये पहली बार कब भेजा गया, इससे पहले भारत से पूर्व में कौन से कंट्रीज है जिन्होंने चंद्रयान को लॉन्च किया और वो सक्सेस हुआ। और तीसरी बात, ये एजुकेशन जो किताबों में जो आपको लिखा है वो जरूरी है पढ़ना, उसके साथ आपको सराउंडिंग आपका कितना कंटिनेंट है, किस देश से मटेरियल ज्यादा आयात होता है, किस देश से मटेरियल ज्यादा निर्यात होता है, तो ये हम लोग देखेंगे ना, इससे ये पता लगता है कि मटेरियल जो है देश की शिक्षा क्या है। और सबसे बड़ी बात एक और कहना चाहूंगा कि जो भगत सिंह जो होते थे ना, वो अपने गुरुजन जो थे उनके प्रति उनका बड़ा डेडिकेशन होता था। आज ये प्राइवेटलाइजेशन जो सिस्टम है, मैं पिछले 10 दिन से लगभग 15,000 विद्यार्थियों को मैं ये जो स्कूलों में जाके मैंने बताया है कि, लेकिन प्राइवेट में एक सबसे बड़ी समस्या बच्चों के अंदर क्या लगती है मेरे को, जब वो स्कूल से बाहर जाता है और उसका टीचर मिलता है तो उसकी तरफ देखता नहीं, भाग जाता है। और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आपका टीचर आपको जहां मिलता है तो आपकी ड्यूटी बनता है आप उसके पैर छुएं, उसको नमस्ते करें। आप भागते हैं, आप ये मानते हैं कि प्राइवेट टीचर है, वो टीचर है ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि जितनी मेहनत और जितना हार्ड वर्क एक प्राइवेट टीचर करता है उतना गवर्नमेंट वाला नहीं करता। मैं ये गवर्नमेंट के स्कूल में भी खड़ा होकर बोलता हूं, इसी बात को मैं क्यों बोलता हूं, इसके पीछे रीजन है। एक +2 क्लास जो है गवर्नमेंट स्कूल का, उस बच्चे को एक सिंपल एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती। उसको ये नहीं पता कि एक सामान्य छुट्टी का एप्लीकेशन कैसे लिखना है, केवल रट्टाफिकेशन, वही सेम कॉपीज, वही बॉडी के अंदर, वही स्ट्रक्चर के अंदर सारा। तो मेरी विद्यार्थियों से गुजारिश है, इस स्कूल से मेरा लगाव पिछले 2-3 साल से ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ड्रेस कोड, डिसिप्लिन और सबसे बड़ी गांव के अंदर इतना बड़ी मात्रा में स्टाफ रखना। ये जो विद्यार्थी पढ़े लिखे ना वो समझे इस बात को। आप बाहर जाके बताएं कि हमारा स्कूल में अच्छे पूरा स्टाफ है, इतनी जो ये लेडीज जो स्टाफ जो इतना
पिछले 50 वर्षों से देश के अंदर लड़ाई है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन 50 साल निकल गया तक रिजर्वेशन नहीं मिला, और यहाँ तो पूरा 80% रिजर्वेशन है यहाँ स्कूल के अंदर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। मैंने एक इधर मनीषा डीएसपी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उधर महिला सेल में डीएसपी, एक कार्यक्रम में मैं था। मैंने स्कूल का एक एग्जाम्पल दिया। वो कह रहे थे कि देश के अंदर एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, रिजर्वेशन टू वुमेन्स इन द पार्लियामेंट 33%, लेकिन वो लागू नहीं हुआ अब तक। तो मैंने कहा जी एक ऐसा मेरे गांव से, मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव में एक ऐसा स्कूल हपिया स्कूल जिसमें 20 का स्टाफ है, और मेरा ये दावा है कि उसके अंदर 15 महिलाएं जी। जब तक ऐसी सोच नहीं बनेगी उस स्कूल का जो संचालक है, मैंने नाम लिया मास्टर जी का, सत्यनारायण जी जांगड़ा, आप वाकायदा आप देख सकते हैं कि वहां का जो है रेशो निकालना था ना, रेशो तो आपको कि 80% रेशो है महिलाओं का। तो इसलिए डीएसपी ने खुद ताली बजाई इस बात के लिए। तो आपका बड़े आप तारीफ काबिल है कि जो सच्चाई होती है वो ढकी नहीं जा सकती, यानी ट्रूथ कांट बी कवर्ड, सच्चाई को ढका नहीं जा सकता और झूठ को रोका नहीं जा सकता, ये पक्की बात है। तो विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि शिक्षा के साथ साथ उसी को मैं शिक्षा मानता हूं जिसमें आपको महापुरुषों का पता हो, आपके राष्ट्र के प्रति आपकी ड्यूटी क्या है, आपके पेरेंट्स के प्रति आपकी ड्यूटी क्या है, आपके गांव के प्रति आपकी ड्यूटी क्या है, आपके धर्म के प्रति आपकी ड्यूटी क्या है। आपको देश के अंदर हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देश का संविधान है, जो बच्चे जिन्होंने पॉलिटिकल ले रखा है या जो स्टाफ भी जिन्होंने पॉलिटिकल से एमए किया है या न किया है लेकिन वो देश का नागरिक है, तो हमारा देश का जो संविधान का जो प्रस्तावना जो है, जिसको प्रेम्बल हम कहते हैं, बाद में ऐड किया गया है नेहरू के द्वारा इसको, क्योंकि उन्हीं का ओपिनियन था ये कि इसको ऐड किया जाए। और जो केवल एक हर किताब में आपको मिलेगा, पहली से लेके आपको मास्टर डिग्री तक आपको पहले पेज पे आपको मिलेगी प्रस्तावना, आपको प्रेम्बल मिलेगी। आप गिने चुने उसके अंदर हद से ज्यादा उसके अंदर आपको 100 शब्द मिलेंगे। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उसके अंदर एक कोमा भी लगा है। एक कोमे की इंटरप्रिटेशन करने के लिए मोटी 10 किताबें भरी जा सकती है, कोमे को इंटरप्रिटेशन करने के लिए। मैं आपको बता दूं, आप कुछ समय पहले अपने अखबारों में पढ़ा कि भारतीय जो जनता पार्टी हमारे पार्लियामेंट देश के अंदर जो हमारा आर्टिकल 1 है उसके अंदर भारत अर्थात इंडिया कि भारत को इंडिया कहा जाएगा। अब एक मीडिया में आपने देखा कि अब देश के प्रस्तावना से 2 शब्दों को हटाया जाएगा, एक सेकुलर को हटाया जाएगा, दूसरा सोशलिस्ट को हटाया जाएगा, जिन शब्दों को 1976 के अंदर हमारी जो प्रस्तावना जो है, जो हमारी प्रेम्बल जो है, उसके अंदर 3 अमेंडमेंट हुआ है अभी तक। और उस 3 अमेंडमेंट में से एक अमेंडमेंट वो था जिसमें शुरू में जब प्रस्तावना को बनाया गया उस टाइम में देश के अंदर उस प्रस्तावना के अंदर सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था। बाद में उसको ऐड किया गया एक अमेंडमेंट के द्वारा, बड़े काम की बात है स्टाफ के लिए भी, वो शब्द बाद में उसको एडेड लेटर ऑन किया गया। लेकिन आज ये अखबार में पढ़ने को मिलता है कि 2 शब्दों को एक कॉपी, जब नया पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया तो कॉपी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 2 words मिसिंग, सेकुलर और सोशलिस्ट। व्हाट डू वी मीन द सेकुलर और सोशलिज्म? महात्मा गांधी gave the principle of the socialism। और सोशलिज्म समाजवाद है क्या? अब पढ़ना कभी समाजवाद है क्या? यदि देश के अंदर सेकुलर और देश के अंदर यदि समाजवाद शब्द नहीं होंगे हमारे देश के अंदर, तो जो लोग गरीब है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, और हु आर द इन माइनॉरिटीज, दे कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इन दिस कंट्री। आप मेरी बात को समझेगा, यदि देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द नहीं होगा तो वो माइनॉरिटी देश के अंदर नहीं बचेंगे जो माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है माइनॉरिटी। यदि हमारे देश के अंदर गाय की संख्या कम है तो हम कहेंगे कि गाय माइनॉरिटी के अंदर आई, यानी कम संख्या में आई। महिलाएं कम होंगी एक गांव के अंदर तो हम कहेंगे इस गांव में महिलाएं माइनॉरिटी की संख्या में है। मेरा मतलब समझे, माइनॉरिटी का मतलब वो नहीं जिनको इस देश के अंदर डेफिनेशन जिसको डिफाइन किया गया। माइनॉरिटी जिसकी संख्या कम होती है उसको माइनॉरिटी कहा जाता है। समझे ना मेरी बात? और सेकुलर सोशलिस्ट महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन लोगों ने बताया कि ये सोशलिज्म देश में नहीं होगा तो क्या होगा देश में? जितने विद्यार्थी बैठे हैं यहाँ,
जितना ये स्टापेट है उसके लिए शिक्षा नहीं होगी यदि सोशलिज्म नहीं होगा। आप समझते हैं ना, हमने एमए किया, पीएचडी किया, लेकिन एक शब्द का महत्व क्या है? व्हाट डू यू मीन सोशलिज्म? सोशलिज्म, आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, आपको पहनने के लिए कपड़ा मिलना चाहिए, आपको खाने के लिए अनाज मिलना चाहिए, आपको शुद्ध इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, आपको मान सम्मान मिलना चाहिए। दिस इज सोशलिज्म। सोशलिज्म, आप समझ रहे हैं मेरी बात? सोशलिज्म है क्या? और मैं पिछले 10 वर्षों से एक एक शब्द पे ये रिसर्च करने का प्रयास करता हूं कि इस शब्द का है क्या। एक कार्यक्रम में एक एसडीएम ने, जो आईएएस था, वहां एक डीसी बैठा हुआ था केथल के अंदर। मैं केथल था आज से 6 दिन पहले। एक कार्यक्रम में मेरे को बुलाया केथल के अंदर। उसमें डीसी साहब, एडीसी साहब और एक एसडीएम जो कि आईएएस था। उस एसडीएम ने कहा अपने स्पीच में कि डीसी साहब तो हमारे अजीज है, हमारा यही जो सेम जो वर्डिंग बोल रहा है यही बोल रहा था कि डीसी साहब तो हमारे अजीज है, हमारा इनसे बड़ा स्नेह है, प्रेम है, ये बोल दिया। जब लास्ट टाइम में डीसी साहब बोलने लगे तो पूरी स्टेज के अंदर जिसमें हजारों लोग बैठे थे, तो डीसी साहब ने कहा आपने जो अजीज शब्द इस्तेमाल किया इधर, ये वैसे आपको करना नहीं चाहिए। क्यों? अजीज का मतलब क्या होता है? हमने उसके लिए मैंने 15 डिक्शनरी हिंदी की देखी। मेरी मजबूरी थी देखना, क्यों मैं उस स्टेज को चला रहा था, मैं उस वहां संचालन कर रहा था स्टेज का। तो अजीज का मतलब ऐसे आप देखेगा, डिक्शनरी देखेगा आप, भार्गव, काफी डिक्शनरी आपको हिंदी में मिलेगी। अजीज का मतलब होता है प्रिय, प्यारा, जिससे ज्यादा लगाव हो, स्नेह हो, प्रेम हो, जिसको हम चाहते हो। लेकिन क्वेश्चन ये था वहां इंटरप्रिटेशन का कि अजीज केवल अपने से छोटे के लिए किया जा सकता है, बड़े के लिए किया नहीं जा सकता। वो क्या था, प्रोटोकॉल में बाधा बन गया वो, क्योंकि एक एसडीएम ने डीसी को ये कहा हमारे अजीज है, तो ये कहा कि एक शब्द यहाँ बोलना नहीं चाहिए। समझे मेरी बात? तो एजुकेशन को समझिए। एजुकेशन की मैंने इसलिए बताया ये शब्द आपको, जिसके अंदर देश की पूरा प्रशासन बैठा हो और एक शब्द के ऊपर क्वेश्चन उठा। क्यों उठा? और वो आईएएस, जिसका देश के अंदर हो सकता है कम से कम 100 की रैंक होगी उसकी, जो एसडीएम है। लेकिन मैंने ये कहा है कि शिक्षा के साथ आप देखिए हर एक शब्द का महत्व होता है। वही आपने एक सेंटेंस लास्ट में ज्यादा समय न लेते हुए आपने एक सेंटेंस खूब पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हो, रोको कोमा लगाया मत जाने दो। इसका मतलब रोक ले कि उसको जाने ना दे, रोको मत कोमा लगाया जाने दे, रोको मत मतलब उसको रोके ना, उसको जाने दिया जाए। सेम बिल्कुल डिट्टो है, दोनों के दोनों सेंटेंस डिट्टो है, लेकिन एक कॉमा ने क्या कर दिया, उसकी परिस्थिति को, उसके मीनिंग को ही बदल दिया। और एक लास्ट में एक बात और मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए आपकी। मैंने एक बार पहले बताया था कि ये डिग्रियां तो केवल तालीम की खर्चे की रसीदें हैं, इल्म वही है जो किरदार में झलकता है। आपको दिखना चाहिए, माथे में नहीं लिखा होता कि आप पीएचडी हो, आप एमफिल हो, आप पीएचडी हो। आपकी एक्सप्रेशन से, आपकी ड्रेस कोड से, आपके उससे एटीट्यूड से ये पता लगना चाहिए कि वो वेल एजुकेटेड आदमी है। और एक जो एग्जांपल और बताऊं, आपने कुछ एक हमारा जो इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस का जो टाइप होता है, 5 टाइप का सेंटेंस होता है। नाउन की बात करूं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार के नाउन है। आपका इधर देखते हैं सेंटेंस, आप देखते हैं सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है, कंपाउंड है। उसमें से 5 जो नाउन का टाइप जो मैंने बताया, मैंने एक टीचर से पूछा है यूनिवर्सिटी में कि एक जो स्टूडेंट्स जो होता है ये कौन सा नाउन है, तो उसने बताया भी स्टूडेंट्स तो कॉमन नाउन होता है, जाति वाचक होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होता ही वो है। स्टूडेंट है, गाय है, भैंस है, गर्ल है, बॉय है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। हिंदी के जो टीचर हैं ये लिखा है किताबों में। और इंग्लिश में इसी को कॉमन नाउन कहेंगे कि जो ये कॉमन है, जो किसी जाति का बोध कराती हो। लेकिन मैंने पूछा भी स्टूडेंट तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये स्टूडेंट्स कौन सी नाउन है? मैंने उसका सिंगुलर से उसका प्लूरल बना दिया मैंने उसका। वो पूछा, जैसे उसका स्टूडेंट से स्टूडेंट लगा, वो एक प्रोफेसर इंग्लिश का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी का, एक कॉमन कोई डिबेट थी वहां, मैं बोल रहा जी स्टूडेंट तो जो है आपका कॉमन नाउन है और स्टूडेंट्स जो वो कलेक्टिव नाउन है। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा क्या आपने कभी कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है? आपने कभी किसी भी शब्द की? हम कानून में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें डेफिनेशन सिखाई जाती है कानून में कि डिफाइन करो इस शब्द में क्या है। देखो एक छोटा एग्जांपल बताऊंगा।
छोटा एग्जाम्पल में क्या कहा, यदि रोड एक्सीडेंट में कोई आदमी मर जाता है, रोड एक्सीडेंट में कोई आदमी मर जाता है, एक आदमी मर गया रोड एक्सीडेंट में, उम्र थी 25 साल और महीने के 50,000 रुपये कमाता था वो आदमी मर गया, उसको जला दिया, दफना दिया। बाद में पता चला उसकी एक बीवी थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक उसकी मां थी, एक उसका फादर था। एक आदमी एक वकील के पास गया, कहता है कि मेरे को एक्सीडेंट का क्लेम करोड़ों में मिलता है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, करोड़। अभी हमारा 1 करोड़ 13 लाख एक कंपेंसेशन 1 करोड़ उसमें होगा केस में। अब डेफिनेशन में लिखा, डेफिनेशन में क्लाउज लिखा, व्हाट डू मीन बाय द लीगल हेयर्स। हम जब उस प्लेंट को कोर्ट में लेके गए, 2 उसके भाई कवारे थे, उस आदमी के जिसकी डेथ हुई, उसके 2 भाई कवारे थे। हमने उसको क्या बना दिया, बेनिफिशियरी बना दिया उस प्लेंट में। तो सेशन जज ने कहा केवल मरने वाले की पत्नी और 2 बच्चे और उसकी माँ और बाप, ये दो उसके जो ब्रदर्स जो हैं, जो अनमैरिड हैं, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपकी पेटिशन को डिसमिस किया जाता है, आपकी पेटिशन। मैंने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को उठाया, उसका क्लाउज में गया, डेफिनेशन में गया, मैंने डेफिनेशन में देखा, डेफिनेशन में लिख रखा था क्या, लीगल हेयर्स इंक्लूड्स हु आर डिपेंडेंट ऑन द डिजीज पर्सन। मेरी बात को समझे जरा, एजुकेशन का महत्व क्या है। उसमें लिखा था कि लीगल हेयर्स इंक्लूड्स, जो डिजीज जो था, लीगल हेयर ऑफ द डिजीज हु आर द डिपेंडेंट ऑफ दैट पर्सन। मतलब मैंने फाइंडिंग दिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कि जो अनमैरिड भाई है वो इसी पे निर्भर थे, उसके माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार रहते हैं, और जो उस पे डिपेंडेंट है वो सभी लीगल हेयर हो सकते हैं। ये बोलते हैं इसको, डेफिनेशन क्लाउज बोलते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या बताया, ए स्टूडेंट तो कॉमन नाउन है, लेकिन यदि प्लूरल बना दिया तो भी वो कॉमन ही नाउन है। अब मैंने पूछा कि आपने कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन को पढ़ा। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन का मतलब है किसी चीज का कोई समूह बना दिया जाए, बड़े काम की बात है, किसी चीज का कोई समूह बना दिया जाए और उसको कोई नाम दे दिया जाए, उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, उसको एक नाम दिया क्लास, वो कलेक्टिव नाउन है। आर्मी के जवानों को इकट्ठा किया, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। एक भेड़ों को इकट्ठा किया, आप पढ़ते हो ना, हर्ड ऑफ शीप्स, ये भी कलेक्टिव नाउन है। आपने फूलों को इकट्ठा किया, एक गुलदस्ता बनाया, दैट इज कलेक्टिव नाउन। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आप विद्यार्थियों से मेरा कहने का मतलब चीजों को सीखिए, आप प्रैक्टिकल सीखिए। और हमारे देश के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जब केलंगा गांव में आए थे सन 2009 में, केलंगा के अंदर आए थे 2009 में। और हमारे जो रामनाथ कोविंद जी आए थे, ये आए थे पीछे, अब इधर सुई गांव में आए थे इधर राष्ट्रपति जी। तो दोनों कार्यक्रमों में गया। तो हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, आपकी जो शिक्षा जो है ना वो व्यवहारिक भी होनी चाहिए, यानी एकेडमिक के साथ क्या होनी चाहिए, व्यवहारिक। जैसे साइंस में एकेडमिक पढ़ाते हैं, पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको प्रयोगशाला में उसका प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। तो आप सभी का उन्हें धन्यवाद करता हूं, पूरे स्टाफ का, और बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा विद्यार्थियों से